सपना सिंह वर्तमान दौर में हिंदी लेखिकाओं में अपना एक खास स्थान रखती हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी वो उसका चेहरा। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मैं उससे पहली दफ़ा एक दोस्त के घर मिला था और एक लंबे अरसे बाद मेरा मन कविता लिखने को होने लगा था। दोस्त ने उसका परिचय कराया था। इनसे मिलो, अनसुईया अपने शशांक की पत्नी। उसने अनमनस्कता से मुझे देखकर हाथ जोड़ दिए थे। तभी उधर शशांक भी आ निकला था। इससे मिली, मेरा लंगोटिया यार है। उसने बेजारी से सिर हिला दिया था। हाँ, मैं। शशांक हम दोस्तों में सबसे ज़्यादा हंसमुख, मिलनसार और सुदर्शन था। बीबी भी उसने चुनकर छांटी थी। मैं पिछले 10 वर्षों से प्रदेश के कई शहरों की खाक छानने के बाद हाल ही में अपने शहर लौटा था, इस संकल्प के साथ कि अब यहीं बस जाऊंगा। दोस्त खुश थे मुझे अपने बीच पाकर। खुश मैं भी था, पर शायद तब तक जब तक उससे नहीं मिला था। अपने शहर लौटने के बाद मैं अपने दोस्तों की पत्नियों से मिलता ही रहा था, कभी किसी समारोह में या कभी उनके घर जाकर ही। कईयों से मैं पहली बार ही मिल रहा था क्योंकि उनकी शादी में मैं शामिल नहीं था। कईयों से मेरी काफ़ी घनिष्ठता थी। सारे दोस्तों की पत्नियां मेरे लिए आदरणीय भाभी जी ही थीं, पर अनसुईया को मैं कभी भाभी जी नहीं कह पाया। मेरे लिए वो अनसुईया ही रही। शशांक उसे अनु बुलाता था। मेरे द्वारा उसे इस तरह पुकारने पर सभी ने सामान्य रूप से लिया था, खुद अनुसुईया ने भी। मैं बेचैन था, पता नहीं क्यों थी ये बेचैनी। पिछले 8 वर्षों से मेरी पत्नी के अलावा और कोई औरत मेरी ज़िंदगी में नहीं थी। पत्नी के साथ मैं खुश भी था। वो शांत और खुशमिजाज औरत थी, मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल रखने वाली। उससे तीसरी मुलाकात के बाद ही मुझे पता चल गया था मैं उसकी तरफ सिर्फ आकर्षित ही नहीं हूँ, बल्कि उससे प्यार करने लग पड़ा हूँ। ये बात महसूस होते ही मैं घबरा गया था। घबराहट कई कारणों से थी। मेरी उम्र और पोजीशन मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि मैं किसी से प्रेम करूं। मैं एक जिम्मेदार पति, प्यार करने वाला पिता था। मुझे 10 से 5 नौकरी करनी थी और अपने परिवार के लिए सुविधा के साधन जुटाने थे। अपने बच्चों के भविष्य के लिए बैंक में पैसा जमा करते जाना था। कुछ दिन बाद ज़मीन खरीदनी थी, मकान बनवाना था। बड़ी होती बेटी की शादी करनी थी। दोस्तों रिश्तेदारों के यहाँ शादी ब्याह, जन्म मरण में शामिल होकर सामाजिक दायित्व पूरे करने थे। प्रेम करना, वो भी अपनी जिगरी दोस्त की पत्नी के साथ, मेरे लिए गैर कानूनी, अनैतिक और वर्जित था। एक अहमकाना हरकत। मैं घबरा इसलिए भी गया था क्योंकि मैं प्रेम की तकलीफ़ से डरता था। बहुत पहले किशोरावस्था और जवानी के बीच के दिनों में एक बार प्रेम हुआ था पड़ोस की लड़की से। उस वक्त वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की थी मेरे लिए। शायद प्रेम में पड़ने पर सारी दुनिया ही सुंदर दिखाई देती है, कोई वस्तु अपने वास्तविक रूप में नहीं दिखाई देती। इसकी उल्टी बात भी सही हो सकती है, प्रेम में ही वस्तुएं अपने वास्तविक रूप में नजर आती हैं। बहरहाल, प्रेम का वो दौर मेरे लिए तकलीफ़ दे रहा। महबूबा की जुदाई से मैं बहुत दिनों बाद उबर पाया। आज वो लड़की 4 बच्चों की माँ है, मोटी और भद्दी। उसे देखकर आज मैं दहल जाता हूँ। कभी इसी पर मैं किस तरह फिदा था। लेकिन अनसुईया की बात अलग थी। वो थी भी तो अपने आसपास में सबसे अलग। मेरी तरफ उसका भी झुकाव था। हम दोनों ही ऊबे हुए थे, वो मुझसे ज़्यादा। मुझे तो उससे मिलने के बाद पता चला कि मैं ऊबा हुआ हूँ, जबकि अपने बारे में उसे पता था। अपने बारे में उसे सब कुछ पता था। कोई दूसरा उसे उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता था। उससे कहो तुम बहुत सुंदर हो, वो कहेगी मुझे पता है। उससे कहो तुम 32 की उम्र में 22 की लगती हो, वो उकताहट से मुस्कुरा देगी, जैसे यही बात बहुतों से बहुत बार इसी तरह सुन चुकी हो। मैं उससे मिलने के बहाने ढूंढने लगा था। वक्त बेवक्त उसके घर चला जाता, बातें शशांक से करता, नज़रें अनसुईया पे रहती। अनसुईया बातचीत में कम शामिल होती, कभी कभी तो बाहर भी नहीं निकलती। कभी पास बैठी भी तो टीवी या मैगजीन्स में उलझी होती। मैंने उसे तीसरी या चौथी मुलाकात में ही जता दिया था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और उसने बिना कोई आश्चर्य व्यक्त किए उसे बड़ी सहजता से स्वीकार कर लिया था। हमारी मुलाकात बहुत कम होती थी। सिर्फ एक दूसरे से मिलने के लिए हम बहुत कम मिले।
मैंने शुरू में ऐसी कोशिश की थी, लेकिन जब हमने आपस में इकरार कर लिया, मेरी वो बेतुकी कोशिशें भी बंद हो गईं। हमारे लिए एहसास ही खुशी का कारण बन गया कि रिश्तों से परे हम दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं। हम अक्सर दोस्तों, परिचितों, अपने उसके बच्चों, मेरी पत्नी या उसके पति की मौजूदगी में ही मिलते। मुझे देखकर उसका चेहरा खिल उठता, आंखें चमक उठती। उसे देख मेरी बेचैनी बढ़ जाती। लगता इन सब के बीच से उसे उठाकर फुर हो जाऊं। वो हमेशा संयत और सहज बनी रहती। मैं ही दीवाना हुआ जा रहा था। उसका जादू मेरे सिर चढ़कर बोल रहा था। एकाएक मैं दिल तो पागल है कि गाने गुनगुनाने लगा था। एक दिन अचानक घर के आदमकद शीशे में मैं अपने आप को मोटा दिखने लगा। एकदम से मुझे याद आया, एक ज़माने से मैंने कोई कसरत नहीं की। अब मुझ पर अपनी तोंद घटाने, जो शायद थी ही नहीं, और मसल्स बनाने, जो एक सपना था, की धुन सवार हो गई थी। ये सब देखकर पत्नी को सुखद आश्चर्य हुआ था। वो अक्सर मेरे बढ़ते वजन को लेकर चिंतित रहती थी। तुम अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लोगे, वो मुझे ताबड़तोड़ खाता देखकर चिढ़कर कहती थी। जरा मेरे बालों के लिए भी मेहंदी बना देना। हर 15 दिन पर मैं पत्नी से इसरार करने लगा था। पत्नी चिढ़ाती, क्या बात है, किसी पर दिल तो नहीं आ गया? क्या बात करती हो, कहकर मैं झेपी हंसी हंस देता। अपनी असामान्य हरकतों को मैं महसूस कर रहा था, लेकिन इन सब पर मेरा वश नहीं था। एक मीठी सी रोमानी अनुभूति मुझ पर तारी हो गई थी, जिससे मैं एक अरसे से वंचित था। अपने दीवानेपन में मैं एक बार उससे कह बैठा था, अगर वो तैयार हो तो मैं सब कुछ छोड़कर उससे शादी कर सकता हूँ। सुनकर वो देर तक हंसी थी, फिर गंभीर हो गई। प्रेम से जी भर गया है क्या? उसने पूछा था। ऐसा क्यों कह रही हो? इसलिए कि शादी प्यार करने के लिए जहर है, साइनाइड। उसके शब्द ही नहीं, उसका पूरा चेहरा ही तीता हो गया था, जैसे कोई कड़वी दवा निकल रही हो। उस दिन पहली बार मुझे पता चला था कि अपने पति के साथ उसका प्रेम विवाह था। एक लंबे अरसे तक दोनों ने आपस में प्रेम किया था, फिर विवाह किया। विवाह के फौरन बाद शशांक खालिस पति में तब्दील हो गया। मनुहार की जगह आदेश ने ले लिया था, रोमांस की जगह एक कभी ना खत्म होने वाली ऊब ने। प्रेम में आप बंधे होने पर भी स्वतंत्र महसूस करते हैं, एक दूसरे के समकक्ष महसूस करते हैं, लेकिन शादी, कहते कहते वो घृणा से मुंह बिचका देती। पता नहीं, जब मैं प्रेम करती थी बहुत खुश थी, सब कुछ बहुत सुंदर लगता था, बहुत बहुत अच्छा होने का मन करता था। सच, दुनिया की सभी खूबसूरत चीज़ें प्रेम से ही शुरू होती हैं ना। लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गया, सब गड़बड़ा गया। वही वो है, वही मैं हूँ, लेकिन सब उसी का है, मेरा कुछ नहीं। उसका घर, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसका स्टेटस, इन सब के बीच हर दिन मैं अपने आप को तलाशती रही, अपनी जगह तलाशती रही। सचमुच आदमी जो दिखता है अक्सर वो होता नहीं। शशांक दोस्तों में जितना लोकप्रिय था, सबके दुख सुख में शामिल, लेकिन अपनी पत्नी के साथ उसका व्यवहार एकदम दूसरा होता। अनसुया बताती, शशांक को ना सुनने की आदत नहीं, वही सर्वोपरि है। उसकी मर्जी, उसका मन, उसके विरुद्ध उसे कुछ भी करने कहने की छूट नहीं। अगर उसने कोशिश की भी तो नतीजा उसकी देह ने भुगता। चेहरे के निशान हफ्तों नहीं मिटे और वो सबको अपनी चोट की झूठी कैफियत देती रही। अनसुया कहती रहती, उसने शादी की तमाम अच्छाइयाँ बुराइयाँ एक साथ झेल ली हैं। मैं पूछता, अच्छाइयाँ क्या? वो मुझे भेदती दृष्टि से देखती। तुम क्या समझते हो, शशांक मुझे प्यार नहीं करता? मेरे बिना वो एक मिनट नहीं रह सकता। मेरी बीमारी में वो मुझे किसी बच्चे की तरह संभालता है, मेरी देखभाल करता है। दरअसल वो मुझे हर तरह से अपने पर निर्भर रखना चाहता है। मैं चीखती चिल्लाती हूँ, तर्क देती हूँ तो मेरी पिटाई कर देता है। मैं बीमार होती हूँ तो मेरी केयर करता है। इससे उसको आत्मतुष्टि होती है। वो मुझे कुछ करने नहीं देता, कहता है मुझ में इतनी क्षमता ही नहीं, लेकिन मैंने अपने से हर मामले में कमतर औरतों को काम करते, पैसा कमाते देखा है। वो बोलती जाती, धारा प्रवाह। उसके साथ मैं ढेर सारे विरोधाभासों को झेलती हूँ। कभी कभी मैं उसको ढेर सारा प्यार करना चाहती हूँ, कभी इतनी नफरत महसूसती हूँ कि क्षण भर भी उसके साथ रहना दुश्वार लगता है। कभी वो मुझ में संसार की सबसे अधिक सुखी औरत होने का गुमान भर देता है, और कभी अपने व्यवहार से इस कदर आहत कर देता है कि मैं अपने आप को कंगाल, ठूंठ महसूस करती हूँ।
अकेली और असुरक्षित। छोड़ क्यों नहीं देती उसे, फिर से ज़िंदगी शुरू करो। मुझे शशांक किसी कसाई सदृश लगता। कैसे सहती होगी वो उसको, इतनी नाजुक सी लड़की। क्या होगा उसे छोड़कर, सिर्फ भटकाओ। हर पुरुष में मैं वही खोजूंगी जो शशांक में नहीं है। उसे छोड़ किसी और से शादी। मुझे लगता है सभी शादियां एक सी होती हैं, सभी शादीशुदा लोग भी एक से। पुरुष हर जगह शशांक होता है, परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। बहुत से पति मारपीट नहीं करते होंगे, दूसरी तरह से टॉर्चर करते होंगे। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग सुखी दाम्पत्य जीवन बिताते हैं। मैं उसे टोकता तो वो बिफर जाती। ये सिर्फ भ्रम बनाए रखना है। सुखी विवाह की सिर्फ एक शर्त है, औरत अपने आप को अपने आदमी के मन और मिजाज के मुताबिक ढाल ले, बस। फिर चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज। ये ईश्वर ने औरतों के दिल और दिमाग पता नहीं क्यों बनाया, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इन दो चीज़ों ने औरतों को सिर्फ तकलीफ़ें ही दी हैं। मैं अनसुईया की बातें सुनता और डर जाता। अपनी पत्नी के प्रति अपने व्यवहार को अंदर ही अंदर तौलने लगता, उसके चेहरे को पढ़ने लगता। मुझे तो पूरी तरह खुश और मगन नजर आती। मैं घबरा कर सोचता, लगता है ईश्वर ने इसके दिल और दिमाग नहीं बनाए। अगर बनाए होते तो अनसुईया के अनुसार ये भी तकलीफ में होती। एक दिन मैंने पत्नी से कहा, सुनो, तुम कोई काम क्यों नहीं शुरू कर देती। पत्नी ने यूं देखा मुझे जैसे मैं चिड़ियाघर से निकला कोई अजीबो गरीब जानवर हूँ। तुम्हें भी क्या सूझी, जब मैं चाहती थी कुछ करना तो तुमने घर का वास्ता देकर रोक लिया था। अब मैं सब भूल भाल गई। अब बुढ़ौती में क्या काम, आराम से चल रहा है सब। काम करने से उसका मतलब सिर्फ पैसा कमाने से था, जो मैं अच्छी तरह से कमा ही रहा था। अचानक एक दिन पत्नी ने ऐलान सा किया। वो घर के बाहरी कमरे को, जो अब तक मेरा ऑफिस था, हालांकि मैंने उसमें कभी कोई काम नहीं किया, ब्यूटी पार्लर का रूप देने जा रही है। मैं परेशान हो गया, पता नहीं क्यों। अनसुईया को बताया तो हमेशा की तरह हंस दी, व्यंग भरी हंसी। तुम हंस रही हो और यहाँ मेरा घर डिस्टर्ब हो रहा है। उसकी हंसी मुझ में खींच पैदा कर रही थी। हो आखिर तुम भी वही एक टिपिकल पति जो अपनी पत्नी की उन्नति अवनति सबका कारण खुद ही बनना चाहता है। अब आपकी पत्नी ने अपने मन से काम करने का निर्णय ले लिया तो आप दिल मिला गए। आपकी प्रेरणा, आपकी सहायता और आपके आदेश से उन्हें निर्णय लेना चाहिए था। मैं निरुत्तर था, क्योंकि यही सत्य था। खुद का ड्रेसिंग टेबल और ड्राइंग रूम का दीवान उसके पार्लर का फर्नीचर था। उसके शुरुआती कस्टमर मेरे दोस्तों की बीवियां, मोहल्ले की लड़कियां, औरतें थीं। पत्नी ने एक अन्य ब्यूटी पार्लर में नियमित जाना शुरू कर दिया था, हेयर कटिंग वगैरह सीखने। वो व्यस्त थी और खुश भी। खुश तो वो पहले भी रहती थी, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता रहा था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर रौनक थी। मैं अजीब अजीब सा महसूस कर रहा था, कुछ अकेलापन और अपने आप को हाशिए पर जाता हुआ। घर थोड़ा बदल गया था। मुझे अटेंड करने के लिए अब हर वक्त वहाँ पत्नी नहीं होती। मेरा घर बहुत दिनों तक मुझे अजनबी सा लगता रहा। पत्नी का ब्यूटी पार्लर चल निकला था। वो व्यस्त होती, थकी होती, फिर भी आत्मतुष्टि का भाव उसके चेहरे पर अलग से दिखता। मैं सोचने पर मजबूर हो जाता, आखिर हम मर्द औरतों को यूं घरों में कैद कर, उनके सुख के तमाम साधन इकट्ठा कर, उन्हें बच्चों और रसोई में उलझा कर, उन्हें बाहर के कठोर यथार्थ से बचाकर क्या सचमुच उन्हें सच्ची खुशी दे पाते हैं। मैं और अनसुईया एक दूसरे की ज़रूरत बन गए थे। हम जब भी मिलते या ज़्यादातर फ़ोन पर ही बातें अक्सर वही करती। मैं सिर्फ उसे देखता या फिर सुनता। उसके पास बातों के ढेर होते। लगता उसने एक अरसे से किसी से बात नहीं की है। अजीब सी बात थी। उसकी ज़्यादातर बातें पहले की थीं, उसके छुटपन की, उसके मम्मी पापा की, उसकी सहेलियों की, स्कूल कॉलेज की ढेरों बातें, जिसे शायद उसने किसी से नहीं बांटा था। उसके चेहरे पर अंदरूनी तृप्ति का भाव होता। मुझे खुशी होती कि इस तृप्ति की वजह मैं हूँ। किसी से बात कर सकना भी कितनी बड़ी बात है। कहने को तो दुनिया में कोई आपका दुश्मन नहीं होता, सभी दोस्त ही होते हैं, हितैषी होते हैं, लेकिन कितनों से हम मन की बातें बांट पाते हैं। कितनों के सामने हम अपने अंतर की सारी गांठें खोलकर निर्बाध बहने देते हैं खुद को। एक दिन अनसुईया ने मुझे टोका, तुम हमेशा मेरा नाम गलत उच्चारते हो, अनसुईया नहीं अनसुईया कहा करो। मैंने अपना उच्चारण तो नहीं बदला था, हाँ उससे उसके नाम का मतलब ज़रूर पूछ बैठा था। उसने बताया था, सती अनसुईया की कहानी
जिन्होंने अपने सत के बल पर तीनों देवों को बालक रूप में परिवर्तित कर दिया था, जिन्हें शंकर ने दुर्वासा जैसा पुत्र दिया था। मैं उनके नाम के पौराणिक महत्व और उसके जिंदगी के यथार्थ की मीमांसा करता रहा था। कितना कंट्रास्ट था दोनों में। शायद कंट्रास्ट में रहना ही उसकी नियति थी। हमारे बीच जो रिश्ता था, हम दोनों ही उस पर सोचने से डरते थे। कभी कभी वो बहुत उदास होकर कहती, तुम और मैं ऐसी राह पर चल रहे हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं, और बगैर मंजिल की राहें चाहे कितनी ही खुशगवार और खूबसूरत क्यों ना हो, बेमतलब होती हैं। एक दिन अचानक अनसुया ने मुझे फ़ोन किया, भर्राई हुई रुआसी आवाज़। क्या बात है? मुझे लगा शशांक से फिर उसका झगड़ा हुआ है। मुझसे अभी मिलो, कहकर उसने फ़ोन काट दिया था। मैं उजबक की तरह बैठा सोच रहा था कि कहाँ जाकर मिलूं, ये तो उसने बताया ही नहीं। मैं घर ही गया, दरवाज़ा उसी ने खोला। एक बारगी मैं अचकचा सा गया। उसका चेहरा, मैं वो चेहरा आज तक नहीं भुला पाया। उसके बाएं गाल पर आँख के ठीक नीचे छलछलाए खून का काला पड़ चुका गहरा निशान था। उसे पूरी ताकत से और कई बार उसी जगह पर मारा गया था जिसका असर उसकी गर्दन और पीठ तक था। उसके चेहरे पर दर्द, अपमान, क्रोध, बेचारगी और शर्म के गड्ढ-मड्ढ भाव यूं पसरे थे, वो वर्षों की बीमार लग रही थी। वो अनसुईया बिल्कुल नहीं थी जिसे मैं जानता था। उसका चेहरा मुझ में एक हताशा, एक थकान पैदा कर रहा था। तुम उस जानवर के साथ रह क्यों रही हो? मेरे मुंह से यही निकला। पता नहीं क्यों। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। शायद किसी रोज़ वो बहुत ज़ोर से मारे और मेरे दिमाग की कोई नस फट जाए और मैं चुपचाप सुन रहा था। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैं जानता था मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। उसके आंसू उसके गालों से ढलक कर उसके आंचल को भिगो रहे थे। वो बोली, मुझे नहीं पता कि मुझे मार कर उसे कैसी अनुभूति होती है, लेकिन मेरा तो सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। कभी लगता है अपने सारे बाल नोच डालूं, कपड़े फाड़ डालूं और सड़क पर निकल पड़ूं, या कि भीख मांगने लगूं, या फिर शरीर बेचने लगूं, कुछ भी। वो जो तकलीफ़ होगी तो सच्ची तो होगी, ऐसी तो नहीं कि समाज में तुम सुखी समझे जाओ, किस्मत के धनी समझे जाओ और असल ज़िंदगी इतनी बदसूरत हो। वो विक्षिप्तों की तरह रोती जा रही थी। मैंने उसे शांत कराना चाहा। मैं शीशे में अपना चेहरा देखने से डरती हूँ। मेरा चेहरा, ये टूटा फूटा चेहरा, उसकी गहरी नफरत का प्रतीक है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जिसके लिए मैंने सबको छोड़ दिया, सब कुछ भुला दिया, मुझे अपने आप से नफरत होती है। मैंने ऐसे व्यक्ति से प्यार क्यों किया, शादी क्यों की, और अब क्यों रहे चले आ रही हूँ उसके साथ। वो देर तक रोती रही। मैं चुपचाप उसकी पीठ पर हाथ फेरता रहा। कुछ देर बाद वो उठी, जाकर मुंह धुला, पानी पिया, फिर आकर मेरे पास बैठ गई। मैं अब भी सीधे उसके चेहरे को नहीं देख पा रहा था। सुनो, तुम यहाँ से ट्रांसफ़र ले लो। उसकी आवाज़ संयत थी। क्या? क्यों? इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से मैं अचकचा गया था। देखो, मेरे चेहरे पर निशान पहली बार नहीं बने हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम इसकी वजह बनो। मैं चला आया था उसके घर से और फिर उसके शहर से भी। मैं नहीं जानता मैंने ऐसा क्यों किया। क्यों चुपचाप अनसुईया की बात मान गया? पता नहीं ये अनसुईया के प्रति मेरा प्रेम था या फिर मैं डर गया था उसके चेहरे पर पड़ी भयानकता की तस्वीर देखकर। उस चेहरे को मैं कभी नहीं भूल पाया। वो बेहद सुंदर थी, ज़हीन भी थी और साहसी भी। वो एक झटके से शशांक से अपने संबंध तोड़ सकती थी, अकेले रह सकती थी, या चाहने पर फिर से घर बसा सकती थी। वो अगर ऐसा कुछ कर नहीं रही थी तो इसलिए कि इंसान की ज़िंदगी में शायद एक वक्त ऐसा आता है जब उसकी सारी आशाएं चुक जाती हैं, और जब आशाएं नहीं बचती तो शिकायत भी नहीं बचती, शिकायतें नहीं होती तो कोई कोशिश भी नहीं होती। अनसुईया वहाँ तक जा पहुँची थी जहाँ निराशा जड़ होकर अध्यात्म का रूप ले लेती है। उसकी याद एक टीस की तरह उभरती और पूरे वजूद पर छा जाती। कभी कोई नहीं जान पाएगा कोई एक शशांक है, सभ्य सुसंस्कृत पुरुष जो अपनी पत्नी को पीटता है, और कोई एक अनसुईया है, सुंदर, ज़हीन, साहसी, अपने पति से मार खाती है, रोती है, फिर भी उसे प्यार करती है, उसके साथ रहती है। मैं अपने आप से शर्मसार था, इसलिए कि मैं कुछ नहीं कर पाया था। इतना भी नहीं कि उसकी जड़ता को ख़त्म कर उम्मीद की एक हल्की सी किरण ही जगा दूँ उसके भीतर। सिर्फ लौट आया था चुपचाप।
अभी आप सुन रहे थे सपना सिंह जी की लिखी हुई कहानी वो उसका चेहरा। सुखी वैवाहिक जीवन के भ्रामक आवरण में लिपटी हुई एक नारी की मनोव्यथा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की बेहतरीन और उम्दा कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।